वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन में हमने हमारी पिछली क्लासेस में एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, जियोलाइट के उदाहरण, ये सारी चीजें पढ़ रखी है। अब बच्चों 50% आधा चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो चुका है। अब जो चैप्टर है वो बचा है कॉलॉइड पे बेस्ड। अब बाकी का पूरा जो चैप्टर है वो कॉलॉइड चलेगा, कॉलॉइडी-विलियन कॉलॉइडल सिस्टम। अब कॉलॉइडल सिस्टम है क्या? तो बच्चों, कॉलॉइड का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, थॉमस ग्रैम। ठीक है, 1861 में थॉमस ग्रैम ने कॉलॉइड का कॉन्सेप्ट दिया। क्या बता के दिया, क्या सोच के दिया? तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यही है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, विलियन के प्रकार। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों विलियन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार। ठीक है, तो कॉलॉइड भी जो है ना बच्चों, वो विलियन का प्रकार ही। पर अगर हम सीधा कॉलॉइड पढ़ लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा विलियन के प्रकार में एक प्रकार कॉलॉइड। तो पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कॉलॉइड का शब्द, कॉलॉइड नाम कहाँ से आया, उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना? तो ठीक है, चलो। तो बच्चों, क्या नाम बताया मैंने वैज्ञानिक का? तो आप कहेंगे थॉमस ग्रैम। तो देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री से पढ़ते हैं इसको। सन 1861 में थॉमस ग्रैम नामक वैज्ञानिक ने पदार्थों को या विलियन का प्रकार बताना है। ठीक है, तो इसने क्या सोचा कि भाई पदार्थ को मैं क्या कर देता हूं, दो श्रेणियों में विभाजित कर देता हूं। तो थॉमस ग्रैम नामक वैज्ञानिक ने पदार्थों को दो श्रेणियों में विभाजित किया। ठीक है, पदार्थों को दो श्रेणियों में विभाजित किया। ओके, कौन कौन से, क्या कॉन्सेप्ट लगाया इसने? तो बच्चों, थॉमस ग्रैम क्या सोच रहा है कि भाई मैं दो सेट बना लेता हूं, दो कॉम्बिनेशन बना लेता हूं। ठीक है, क्या सेट बनाएगा? तो बच्चों, सेट 1। ठीक है, सेट मतलब युग्म। ओके, तो बच्चों एक सेट तो ये क्या कह रहा है कि आप नमक ले लो, ठीक है, या ग्लूकोज ले लो, ठीक है, शुगर भी ले सकते हो। तो नमक है, ग्लूकोज है, शुगर है या यूरिया है। ठीक है, इनको पानी में घोल दो और इनका विलियन बना दो। विलियन के प्रकार पढ़ने तो पानी में नमक को छोड़ना है ना, नमक के विलियन को स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ बच्चों इसने एक और सेट लिया, कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन है? तो हम कहेंगे भाई ये कह रहा है आप क्या करो कि प्रोटीन का विलियन ले लो, जिलेटिन का ले लो, है ना। जिलेटिन जेली के समान एक पदार्थ होता है, अभी हम आपको पिक्चर दिखाएंगे। तो प्रोटीन है, जिलेटिन है, या तुम ऐसा ले लो, गोंद ले लो, शहद ले लो, इस तरह का कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई गोंद है, शहद है, ये तो विलियन अवस्था में ही है ना। तो गोंद, शहद, इनका विलियन ले लो, जलीय विलियन। गोंद, शहद, प्रोटीन का जलीय विलियन ले लो, जिलेटिन ले लो, स्टार्च का जलीय विलियन ले लो। आपने पढ़ा था एंजाइम भी कॉलॉइडी विलियन बनाते, ऐसा कुछ ले लो। ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशन बनाए, इसमें तो कोई समस्या नहीं। तो हम कहेंगे ओके भाई, दो सेट ही तो बना रहा है, एक तरफ ये ले लिया, एक तरफ ये ले लिया, इनका भी विलियन, इनका भी विलियन। अब ये कह रहा है बच्चों आप ले लो जंतु झिल्ली, है ना, एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन। तो जंतु झिल्ली छेद तो होती, ठीक है, जैसे हम घर में चाय छानने के लिए भी तो छलनी लेते हैं, तो झिल्ली है ना। तो उसमें क्या है, पानी तो आराम से पास हो जाता है, चाय पत्ती ऊपर रुक जाती। तो बहुत ही बारीक छेद वाली, है ना, उसमें तो आपको छेद दिख जाते हैं, इसमें दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आपको लेनी है बच्चों एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन। ठीक है, जंतु झिल्ली या पादप झिल्ली। ठीक है, अगर आप बायो के बच्चे हैं या छोटी क्लास में हम सब पढ़ते हैं कि भाई हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट, शरीर की बिल्कुल सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? तो हम कहेंगे सेल, कोशिका। कोशिका के चारों तरफ झिल्ली होती, कोशिका झिल्ली सिमिलरली है। ओके, अब क्या होगा? तो बच्चों ये कह रहा है कि इनका जो विलियन आपने बनाया है ना, इनको पानी में घोल के इनका जलीय विलियन जो आपने बनाया है, इस जलीय विलियन को
क्या करो, जंतु झिल्ली में से गुजारो। ठीक है, तो हम देखेंगे गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो जाएगा। तो जंतु झिल्ली में इनका जलीय विलयन तो पास हो जाता है। अब इसको पास करो तो तुम देखोगे नहीं भाई, नहीं गुजर सकता, और जो ऑब्जर्वेशन है हम तो उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई इनका जलीय विलयन तो जंतु झिल्ली से पास हो गया और उनका जलीय विलयन जंतु झिल्ली से पास नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं लिख रही हूं कि ये विलयन जंतु झिल्ली से गुजर जाता है। ठीक है भाई, यह विलयन जंतु झिल्ली से पास हो जाता है, गुजर जाता है। ओके, और सेकंड वाला बच्चों, तो हम कहेंगे नहीं, ये विलयन तो जंतु झिल्ली से पास होता ही नहीं है, गुजरता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जंतु झिल्ली से नहीं गुजर पाता है। ठीक है, इनका भी जलीय विलयन लेना है, तो हम कहेंगे ओके भाई ये पास हो गया और ये पास नहीं। अब थॉमस ग्रैम क्या सोच रहा है कि भाई ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा सेट, ऐसा युग्म जो जंतु झिल्ली से गुजर जाए, तो बच्चों ऐसा कॉम्बिनेशन जो जंतु झिल्ली से गुजर जाए उसको इसने नाम दिया क्रिस्टेलॉइड। कि भाई नमक क्या है, तो हम कहेंगे क्रिस्टेलॉइड। नमक का जलीय विलयन क्रिस्टेलॉइड, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, है ना, जो भी आप ले रहे हो। अमोनियम क्लोराइड नौसादर लिखते हैं बच्चों। ठीक है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड, तो ये क्या है, क्रिस्टेलॉइड। और जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हुआ, है ना, गोंद को पानी में घोल के एक बार विलयन बनाया, तो हम देखा नहीं भाई गोंद तो नहीं पास हो, शहद तो नहीं पास हुआ, है ना, प्रोटीन, स्टार्च, इनके सॉल्यूशंस तो है, वो नहीं पास होते हैं। तो भाई अगर जंतु झिल्ली से पास नहीं होते हैं तो इन पदार्थों को इसने नाम दिया कॉलॉइड। तो हम कहेंगे यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है भाई, जो इसने बोला वो हमने पढ़ लिया, है ना, कि ऐसा सेट जो बच्चों जंतु झिल्ली से पास हो जाए उन्हें आप क्या कह दो, तो उन्हें आप कह दो क्रिस्टेलॉइड। और जो जंतु झिल्ली से पास ना हो तो उन्हें हम कह देंगे क्या, तो बच्चों हम उसे कहेंगे कॉलॉइड। ठीक है, तो कॉलॉइड का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे कॉलॉइड शब्द जो है, कॉलॉइड शब्द की उत्पत्ति हुई है कोला, है ना, एक ग्रीक वर्ड है बच्चों कॉलॉइड, ग्रीक शब्द कोला। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो कोला मतलब वो पदार्थ जो एनिमल मेम्ब्रेन जंतु झिल्ली से पास नहीं होता है, गुजरता ही नहीं है। ठीक है, तो ग्रीक शब्द कोला यानी वह पदार्थ जो जंतु झिल्ली से नहीं गुजरता है, जंतु झिल्ली से नहीं गुजर पाता। तो कॉलॉइड का मतलब तो समझ में आ गया। थॉमस ग्रैम के हिसाब से कॉलॉइड किसे कहना चाहिए, तो भाई थॉमस ग्रैम कह रहा है जो एनिमल मेम्ब्रेन जो जंतु झिल्ली से ना गुजरे वो कॉलॉइड, और गुजर जाए वो क्रिस्टेलॉइड। क्लियर, कोई डाउट नहीं, वापस समझेंगे। सन 1861 में थॉमस ग्रैम वैज्ञानिक ने क्या किया, दो कॉम्बिनेशन बनाए, पदार्थ को दो कैटेगरीज में बांटा। भाई नमक ले लो, ग्लूकोज ले लो, शुगर ले लो, यूरिया ले लो, अमोनियम क्लोराइड, इनका जलीय विलयन ले लो, एनिमल मेम्ब्रेन से पास करो, तो तुम देखोगे एनिमल मेम्ब्रेन से आराम से पास हो जाता है। तो जो एनिमल मेम्ब्रेन जंतु झिल्ली या प्लांट मेम्ब्रेन ले सकते हो उससे पास हो गया, उसको नाम दे दो क्रिस्टेलॉइड। लेकिन तुम देखोगे गोंद है, शहद है, प्रोटीन है, स्टार्च है, जिलेटिन है ना, एंजाइम है, ठीक है, इनके जलीय विलयन को जब हम एनिमल मेम्ब्रेन से पास करते हैं तो हम देखते हैं नहीं गुजरते। तो ये कहता है कि जो नहीं गुजरा वो है कॉलॉइड। कॉलॉइड शब्द कोला ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है ऐसा पदार्थ जो एनिमल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता, उसमें से आर पार नहीं निकल सकता। क्लियर, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब बच्चों थोड़े ही टाइम में यहां गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो हम लिखेंगे परंतु जल्द ही यह वर्गीकरण गलत पाया गया। अब भाई ऐसा क्या हो गया कि ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया पूरा का पूरा। जल्द ही यह वर्गीकरण गलत पाया गया।
अब बच्चों ये गलत क्यों पाया गया, ऐसा क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन में गड़बड़ हो गई? तो हम कहेंगे भाई गलत इसलिए है कि मान लो मैंने नमक ले लिया, अब तुमने कहा था नमक का जलीय विलयन क्रिस्टलाइन, ठीक है, तो भाई नमक का जलीय विलयन क्रिस्टलाइन। अब अगर नमक को मैं अल्कोहल में घोल दूं या बेंजीन में घोल दूं, तो मैंने क्या देखा कि भाई नमक जब मैंने पानी में घोला तो वो पार कर गया, और जब मैंने उसको बेंजीन में घोला या अल्कोहल में घोला तो पार नहीं करा। तो मुझे लगा अच्छा पानी में तो वो क्रिस्टलॉइड है और दूसरे में तो वो कॉलॉइड है। अब ऐसे तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, तो मैं एक एक विलायक को थोड़ा चेक करूँगी, हाँ भाई इसमें तो क्रिस्टलॉइड है, इसमें कॉलॉइड है, फिर इसमें क्रिस्टलॉइड है, इसमें कॉलॉइड है, तो बिंदु गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि भाई ये वर्गीकरण जो है ये गलत क्यों हुआ बच्चों, तो तुम नमक का ही उदाहरण लिखोगे, है ना। तुम लिखोगे यह वर्गीकरण जो है वो पूर्णतया गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, तो हम कहेंगे उदाहरण से समझाए थे इसको। उदाहरण नमक का जलीय विलयन, ठीक है भाई, नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन कैसे बिहेव करता है, तो हम कहेंगे क्रिस्टलॉइड की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो नमक का जलीय विलयन क्रिस्टलॉइड की भांति, भाई नमक को पानी में घोल दो तो हम देखेंगे तो आर पार निकल जाता है, तो क्रिस्टलॉइड की भांति कार्य करता है, ठीक है। परंतु नमक का बेंजीन में विलयन, नमक का बेंजीन में विलयन, तो बच्चों हम कहेंगे अगर हम नमक को बेंजीन में घोल दें, नमक का बेंजीन में विलयन, तो आपको लिखना है बेंजीन में विलयन कोलोइड की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो कोलोइड की भांति कार्य करता है। आज रिटर्न वर्क ज्यादा है बच्चों, थ्योरी लिखनी ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। अब क्या कहना चाहता है बेचा, तो मैं क्या सोचूं उसको, तो मैं क्या बोलूं भाई नमक क्रिस्टलॉइड है कि कॉलॉइड है, क्योंकि हमें तो बांटना है ना भाई, आपको ये दे दिया ये लो पदार्थ, अब बताओ क्रिस्टलॉइड है कि कॉलॉइड है, तो तुम कहोगे नहीं ये तो पानी में क्रिस्टलॉइड है, ये इस विलायक के अंदर है ना बेंजीन में बात करें तो ये तो कॉलॉइड है, फिर उसमें फिर क्रिस्टलॉइड है, तो आप तो बता ही नहीं पा रहे हो कि ये पदार्थ है क्या, क्रिस्टलॉइड है कि कॉलॉइड है, तो आप कहोगे वर्गीकरण ही गलत है। आपने कहा कि अगर है ना पानी जंतु झिल्ली में से पास हो जाए तो क्रिस्टलॉइड बोल देना और ना पास हो तो कॉलॉइड बोल देना, तो हम तो उसी की पूर्ति कर रहे हैं, है ना। हमने अलग अलग विलायकों में घोल के देखा तो कई बार हमें मिल जाता है, कई बार हमें नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे नहीं ये गलती है, क्लासिफिकेशन ही गलत है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई देखो नमक जल में पूर्णतया घुल जाता है। अब कोई भी चीज घुल जाती है मतलब उसके कण, भाई नमक के कण NaCl इतना था, है ना, अब पानी में गया तो वो तो क्या हो गया, बिल्कुल ही छोटा हो गया, बिल्कुल इतना सा हो गया, ये तो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, तो आप कह रहे हाँ घुल गया, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तुमने उसको बेंजीन में डाला तो वो इतना था, तो हम कहेंगे हाँ, और जब घुलना शुरू हुआ, पहली बात तो बहुत कम घुलता है, और फिर भी घुला तो वो इतना हुआ, तो हम कहेंगे पानी में तो बिल्कुल इतने बारीक कण थे कि वो आराम से तैर गया, पास हो गया, और बेंजीन में घोला तो थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, उससे क्या मतलब, है ना, कॉलॉइड उसको पार तो नहीं कर पाया एनिमल मेम्ब्रेन को, तो आपने कॉलॉइड बोला है। तो हम कहेंगे कि भाई ले देखे सारा जो गेम है वो कणों के आकार का नहीं है क्या, देखो भाई इतने छोटे कण थे तो पार कर गए, और इस साइज के कण थे तो पार नहीं करे, तभी तो आप कह रहे हाँ इतने छोटे तो क्रिस्टलॉइड और ये है तो कॉलॉइड। तो वर्गीकरण का तरीका बदलो, ऐसे मत बोलो कि जो पार कर गया और जो पार नहीं करा, वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक गुण है कि हाँ भाई कॉलॉइड जो है एनिमल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, वो हमने देख लिया, ठीक है, उसको हम काम में लेंगे जरूरत पड़ने पे। फिलहाल हम कहेंगे भाई इतना बारीक कण है तो पार करेगा और इतना है तो नहीं करेगा, पदार्थ तो जो है वो तो वही रहेगा, उसको क्या करना, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा इसके कहने का मतलब है कि भाई कॉलॉइड कोई पदार्थ नहीं है ना बच्चों, क्या लिखेंगे, अतः कॉलॉइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ की अवस्था है, ठीक है। कॉलॉइड है ना, कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉलॉइडी पदार्थ है, नहीं, आप ये बोलो ये कॉलॉइडी अवस्था में है ना, बिल्कुल कणों का आकार जो है वो बिल्कुल छोटा नहीं है, एवरेज है कि एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पा रहा, तो वो कॉलॉइडी अवस्था में,
ठीक है, तो अतः कॉलॉइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ की अवस्था है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था है जो कि कणों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि भाई नमक का जलीय विलयन पानी में क्रिस्टलॉइड क्यों था और बेंजीन में क्या था, कॉलॉइड था। हम कह सकते हैं भाई सेम चीज साबुन पे भी अप्लाई हो जाए, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं तुम्हें कहूं बच्चों साबुन, तो देखो साबुन तो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार साबुन का जलीय विलयन, अच्छा जब तक झाग नहीं बना था तब तक बात है ना, विलयन की बात। साबुन का जलीय विलयन क्रिस्टलॉइड है। ठीक है, साबुन का जलीय विलयन क्रिस्टलॉइड है, परंतु साबुन का अल्कोहल में विलयन, ठीक है, साबुन का अल्कोहल में विलयन मतलब अल्कोहलिक विलयन भी, साबुन को पानी की जगह अल्कोहल में घोल दो, तो साबुन का अल्कोहलिक विलयन क्या है, तो हम कहेंगे साबुन का अल्कोहलिक विलयन कॉलॉइड है। ठीक है, तो अब ये बात प्रूफ हो गई। आपको कहे भाई इस चीज को प्रूफ करो कि भाई कॉलॉइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ की अवस्था है, जो किस पे निर्भर करती है, कणों के आकार पे निर्भर करती है। पदार्थ की अवस्था है जो कि कणों के आकार पर निर्भर करती है। इस कथन को समझाओ, तो चाहे तुम साबुन का उदाहरण देके समझाओ, चाहे तुम नमक का उदाहरण देके समझाओ, एक्सप्लेन इसको करके लिखना है, मतलब ये एग्जाम्पल देके लिखना है। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। तो हम कहेंगे चलो कॉलॉइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर हुआ। अब ले दे के बात आती है कणों के आकार के आधार पे, मतलब अगर मुझे विलयन के प्रकार बताने हैं, भाई कौन सा विलयन है वास्तविक विलयन है, यानी कि क्रिस्टलॉइड बोल दो, कॉलॉइड ही विलयन है। या बहुत बार क्या होता है, पानी में मिट्टी है वो भी विलयन है, जल में धूल के कण, मिट्टी तो चलो बैठ जाएगी लेकिन धूल के कण होते हैं ना, तैरते रहते, दिखते तो है, काफ़ी देर बाद में सेट होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ वो भी है, दिख ही रहे बिल्कुल, तो वो भी एक विलयन है। अब पानी में नमक तो आपको नहीं दिखना है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखना है, ठीक है। फिर कॉलॉइड ही अवस्था है, दिखेगा नहीं लेकिन फील तो कर सकते हो ना भाई। गोंद का विलयन तो आपको अलग ही दिखेगा, नमक जैसा थोड़ा ना दिखेगा, है ना। जिलेटिन है, शहद है, अलग ही दिखेगा, काढ़ा होगा थोड़ा सा, और जल में धूल मिट्टी है तो आपको कण ही दिख जाएंगे, उसमें क्या सोचना। तो हम कहेंगे हाँ। तो बच्चों हम क्या करते हैं, कणों के आकार के आधार पे विलयन को 3 भागों में बांट देते हैं। देखो ये पिक्चर है तुम्हारे पास, पहला देखो तुम्हें ये एक्वेरियम दिख रहा है क्या बच्चों, है ना। एक्वेरियम समझते हो ना, एक्वेरियम ही लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं है ना, फिश टैंक जो होता है ना, जलीय एक्वेरियम, ठीक है। बिल्कुल साफ पानी है इसके अंदर, तो हम कहेंगे हाँ साफ पानी। अब साफ पानी है मतलब कुछ छोटी मोटी चीजें तो घुली भी होती लेकिन आपको नहीं दिखेगा, एकदम आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ठीक है। दूसरा देखो दूध है, तो हम कहेंगे दूध कोई ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। दूध मतलब जैसे देखो दूध, पहली बात तो बच्चों को लगता है विलयन कैसे है, दूध तो एक लिक्विड है, विलयन तो नहीं है। तो चलो मान लिया दूध एक लिक्विड है, कभी दूध फटा है वो देखा है, क्योंकि यहाँ दूध फट जाता है, फट जाता है तो 2 चीज़ें आती है, पानी अलग और श्वेत घुलित वसा, वाइट पार्ट अलग होता है जिससे आप पनीर बना रहे हो, है ना। तो हम कहेंगे हाँ पानी तो बिल्कुल बहुत सारा पानी होता है, आधा से ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। नेचुरल दूध, ऊपर से पानी मिलाया और जो नेचुरल गाय ने दूध दिया है, भैंस ने दूध दिया है, उसको भी अगर आप क्या करो फाड़ के देखो तो पानी अलग और वाइट फैट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ 2 चीज़ें तो होती, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को तो विलयन कहते हैं। अब चाहे समांगी हो या विषमांगी हो तो बात की बात है। तो हम कहेंगे 2 चीज़ें मतलब विलयन, एक विलय होना चाहिए, एक विलायक होना चाहिए, तो दूध विलयन है, पहले तो इस बात को मानो, है ना। कोई पूछे कि दूध कैसे विलयन है, दूध तो एक लिक्विड है, द्रव है, अकेला ही तो है, क्या है उसके अंदर, शक्कर थोड़ा ना मिलाई, तो मिलाने की जरूरत नहीं, पहले ही मीठा है, शक्कर ऑलरेडी उसके अंदर है ना। और दूध फट जाए तो देख लो पानी के साथ साथ कोई वाइट चीज़ तो मिली, तो पानी तो विलायक हुआ ना,
और जो सफ़ेद भाग जो फटा हुआ अलग दिख रहा है वो उसका विलेय है, वो है वाइट सोल्यूबल फैट, श्वेत घुलित वसा। क्लियर? तो हम कहेंगे अच्छा भैया दूध विलियन है, अभी थोड़ा क्लियर हो। और ये देखो कीचड़ है क्या, कीचड़ में सने हुए पाँव दिख रहे, थोड़ा और बड़ा कर देते पिक्चर को, ये लो, है ना। तो हम कहेंगे हाँ ये कीचड़ वाले पाँव हैं, तो ये कीचड़ है ना, तो कीचड़ भी क्या, पानी में मिट्टी तो है ही, विलियन है। दो चीज़ें मिक्स हो गई, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो रखी, तो विलियन तो है ना। या बिल्कुल पानी में धुल के कण ले लो। तो बच्चों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है भाई, इसमें कोई नमक घुला हुआ हो तो तुम देख के थोड़ा ना बता सकते हो, तो हम कहेंगे नहीं ऐसा तो हम नहीं बता सकते। मतलब कणों का आकार बहुत ही छोटा है। अब इसमें है ना, तो इसमें बीच का है भाई, यहाँ धूल मिट्टी, तो हम कहेंगे काफ़ी बड़े कण हैं, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, वैसे ही दिख रहे हैं, और इसको तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा। अभी इसमें माइक्रोस्कोप का क्या रोल है तो हम आगे पढ़ेंगे, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई बीच का रेंज है, इससे कण बड़े हैं और इससे कण छोटे हैं। तो बच्चों कणों के आकार के आधार पे हमने क्या किया है, तो हमने विलियन को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो कणों का आकार, तो मैं कहूँगी भाई देखो पहला जो तुम्हें पिक्चर दिख रहा है इसमें कणों का आकार, ऐसा विलियन जिसमें कणों का आकार कितना हो, है ना, विलेय कण की बात चल रही है बच्चों, तो हम कहेंगे विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा हो, तो आप कह दो भाई ठीक है, एक रेंज तो ये है, नाम अभी बता रहे। अब एक जो है कणों का आकार 1 से लेके 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और कई बुक्स में ना 100 भी लिखा है, तो थोड़ा बच्चे उलझ जाते हैं, बट हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो आपको 1000 लिखना है, ठीक है। मतलब 100 ऐसे कि भाई 100, तो 100, 200, 300, 2 जीरो वाले सारे चलेंगे, 400, 500, 600, 999 तक वो मान के चल रहा है, ठीक है। तो 1 से 1000 नैनोमीटर का बीच का रेंज। और कुछ ऐसे विलियन भी मिलेंगे जिनमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, कण बहुत बड़े, ठीक है। अब उदाहरण तो आपको दिख ही रहा है। तो बच्चों ऐसे विलियन जिनमें कणों का आकार बहुत ही छोटा है उन्हें पढ़ेंगे वास्तविक विलियन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। अगर पार्टिकल साइज, है ना, ऐसे विलियन जिनमें कणों का आकार, क्या बोलेंगे, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो वो है वास्तविक विलियन, ट्रू सॉल्यूशन। 1 से 1000 के बीच का है बच्चों, तो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का अगर आकार रहता है तो हम बोलेंगे कॉलॉइडी विलियन, ठीक है। और अगर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है तो बच्चों ऐसे विलियन को हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे निलंबन, ठीक है, सस्पेंशन। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनमें अंतर बताने, और अंतर भी बहुत सारे बताने, कम से कम 8, 9, 10 तो बता ही दो, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, उदाहरण को दिमाग में रखना है। अगर तुम एक बार उदाहरण को दिमाग में रखोगे ना तो डिफरेंशिएट आराम से कर पाओगे। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलियन का उदाहरण दो, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए नमक का जो जलीय विलियन है ना वो वास्तविक विलियन है, ठीक है। तो नमक का जलीय विलियन। कॉलॉइड तो अभी हमने पढ़ा था ना भाई, दूध तो है दूध लिख सकते हो, फिर दूध की प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो हम कहेंगे भाई शहद ले लो, है ना, शहद ले लो या प्रोटीन ले लो, इनके जो विलियन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉलॉइडी विलियन। और नीलंबन तो हम कहेंगे नीलंबन तो क्या, जल में धूल के कण, ठीक है। तो बच्चों जल में धूल के कण किसका उदाहरण है, तो हम कहेंगे नीलंबन। ओके भाई, तो अब 3 चीजें क्लियर हो गई कि ये है वास्तविक विलियन, यानी तो हम कहेंगे बच्चों ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलियन, ट्रू सॉल्यूशन। अब कॉलॉइडी विलियन तो कॉलॉइड से ही बोल सकते हैं इसको, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। और नीलंबन को इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों सस्पेंशन, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आर कैटेगराइज्ड एज, है ना, विलियनों को हमने 3 भागों में बांटा है, वास्तविक विलियन, कॉलॉइडी विलियन, नीलंबन। किस आधार पे,
तो हम कहेंगे कणों के आधार पे, है ना। थॉमस ग्रैहम फ्लॉप क्यों हो गया, तो कह रहा भाई जंतु झिल्ली से पास करा दो। अब एक एक को तो पास कराने बैठे भी नहीं, और कर भी ले तो आंसर ही अलग अलग आ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसे मत डिवाइड करो। पार्टिकल साइज के बेसिस पे कणों के आकार के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट कर लो भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, यहां तक तो हम पहुंच गए। कणों के आकार के आधार पे विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो हम कहेंगे भाई एक तो है हमारे पास क्या है, तो हम कहेंगे वास्तविक विलयन है, ओके। तो वास्तविक विलयन, ठीक है। दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे कॉलॉइडी विलयन है। तो सेकंड है बच्चों कॉलॉइडी विलयन। और तीसरा क्या है भाई, तो हम कहेंगे तीसरा जो विलयन है वो है निलंबन, सस्पेंशन, ओके, निलंबन, सस्पेंशन, ठीक है। और अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, इसके हिसाब से हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इनमें विभेद बताएंगे, ठीक है। तो भाई पहला गुण, तो देखो पहला गुण है कणों का आकार, तो अब इन तीनों के कणों का आकार बताओ। अच्छा बच्चों, दिमाग में क्या रखोगे कि जब भी मैं बोलूं वास्तविक विलयन तो दिमाग में रखना नमक का घोल, कॉलॉइडी विलयन तो शहद का घोल, गोंद का घोल, और निलंबन तो जल में धूल के कण। इससे क्या हुआ, थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा और अंतर तुम बता पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कणों का आकार, तो तुम कहोगे भाई वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा, लेस देन ना, कणों का आकार छोटा होता है, 1 नैनोमीटर बड़ा है, कणों का आकार छोटा है वास्तविक विलयन का, तो हम कहेंगे ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बताओ कॉलॉइड का, तो तुमको इसका तो पता ही है, कॉलॉइडी विलयन में कणों का आकार होता है 1 से 1000 नैनोमीटर, है ना। और निलंबन तो देखो ग्रेटर देन है ना, कणों का आकार बड़ा है, 1000 नैनोमीटर से कणों का आकार बड़ा है, तो हम कहेंगे हाँ, इसी आधार पे तो हमने विलयन को डिवाइड किया, तो पहला अंतर तो हमारे क्लियर है, ठीक है। सेकंड बच्चों, सेकंड डिफरेंस बताओ, तो सेकंड हम कहेंगे प्रावस्था, ठीक है। अब प्रावस्था मतलब फेजेस, फेजेस कितनी है, प्रावस्था है कितनी, अब मतलब तो देखो अगर मैं नमक में पानी घोल दूं, सॉरी पानी में नमक घोल दूं, हाँ ठीक है, तो और मैं तुम्हें दे दूं कि लो देख के बताओ कि इसमें नमक घुला हुआ है कि शक्कर घुली हुई है कि क्या घुला हुआ है, तुम कहोगे नहीं देख के नहीं बता सकता, छान लो, तो छान लोगे तो क्या होगा, नमक शक्कर ऊपर और पानी नीचे, ऐसा थोड़ा होगा, तुम कहोगे नहीं तब भी नहीं बता सकता इसमें क्या घुला हुआ है, मतलब नमक और पानी मिलके एक हो जाता, आपको सिर्फ एक ही अवस्था मिल रही है और वो है द्रव, पियोगे उसको, खाओगे थोड़ा, पियोगे ना क्योंकि वो लिक्विड है, तो हम कहेंगे हाँ। तो भाई अगर एक ही प्रावस्था है तो वो एक, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कह दूं, अभी तुम खुद ही बोल दोगे कि लौ से तो दूध भी तो पियेंगे, पियेंगे बिल्कुल। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुमने दूध को गर्म किया है ना, तो तुमने देखा उसमें ना कभी कभी येलो कलर की ऑयल ड्रॉपलेट्स आ जाती, पीले रंग की तेलीय बूंदें आपको दूध में दिखेंगी। भाई ले देखिए घी कहाँ से निकलता है, सोर्स क्या है घी का, तो हम कहेंगे हमें तो नेचुरल एक ही सोर्स पता है कि भाई घी जो है वो दूध के अंदर से निकलता है। तो अगर दूध पड़ा रहे तो तुमने दूध गाढ़ा हो जाता है पड़े पड़े, है ना, और उसका जो ऑयली हो जाता है, मतलब है ना येलो येलो हो जाता है थोड़ा सा ना, घी जो है वो छूटने लगता है, फ्रिज में रख दो मलाई निकल आती है उसमें, है ना, और वो काफ़ी क्या होती है, बिल्कुल तेली होती है, चिपचिपी होती है ना, घी जैसा होता है बिल्कुल। तो हम कहेंगे नहीं, अवस्था है तो दो है। अब बिल्कुल गाढ़ा दूध पी के देखो तो तुम्हें लगेगा पानी वाला भाग तो अलग आ रहा है और घी वाला भाग अलग आ रहा है। तो बच्चों हम कहते हैं ना कि भाई फैट फ्री मिल्क पीना है ना, पतला दूध पीना है, ताकि क्या हो, वसा घुली हुई रहे तब तक तो ठीक है, वसा जब निकलने लगती है ना तो वो फैटी हो जाता है। जो दूध आ रहा है हमारे घर में उसमें काफ़ी पानी होता है ना, हम वो पी पाते हैं। बिल्कुल अगर शुद्ध गाय का दूध दे दे तो हम पचा भी नहीं पाए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फैट होता है। ठीक है, जो गांव में रहते हैं डेली वही काम करे वो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम इतना ज़्यादा हार्ड जो हैवी मिल्क है वो नहीं पचा पाते, क्योंकि हम फिजिकल एफर्ट्स ही नहीं करते,
है ना, हमारे पास हर तरह का संसाधन होता है, ठीक है, तो हम ना तो इतना ज़्यादा वॉक करते हैं, ना इतना ज़्यादा चलते हैं, ना फिजिकल इतना मेहनत नहीं करते, तो उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो फैट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर बिल्कुल गाढ़ा दूध अगर आपने देखा हो, फ्रिज में से निकाला हुआ देखा हो, ठंडा दूध देखा हो, तो आपको दो अवस्थाएं फील होंगी, है ना, गले में खराश हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा है ना ऑयली, घी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, है ना, और पानी वाला भाग तो है ऑब्वियसली घुला हुआ उसके अंदर, तो दो अवस्थाएं होती है ना। गोंद है तो आपने बताया गाढ़ी, कोई चीज़ गाढ़ी है ही क्यों, क्योंकि वो कॉलॉइडी अवस्था में, ठीक है। और आइसक्रीम की बात कर लो, आइसक्रीम भी कॉलॉइडी अवस्था में, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, तो कॉलॉइड है तो मतलब ले दे के अब तुम्हारे को क्लियर है कि भाई इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो भाई कॉलॉइडी विलयन तो हम कहेंगे दो प्रावस्थाएं, वास्तविक विलयन तो हम कहेंगे एक निलंबन। तो भाई पानी में धूल के कण, जल में धूल के कण, यहाँ भी एक उदाहरण देखा था ना, कीचड़, क्या है ये, कीचड़ ही तो है, मड, तो हम कहेंगे इसमें बताने की जरूरत थोड़ा ना, इसमें तो दो दिख ही रहा है, पानी भले दिख नहीं रहा है, घुला हुआ इसके अंदर, है ना, लेकिन अवस्थाएं इसके अंदर दो है, तो बस यहाँ लिख दो प्रावस्थाएं दो, यहाँ दो, और यहाँ कितनी लिख दो, एक, ठीक है। तो ये वास्तविक विलयन एक प्रावस्था, कॉलॉइड की दो, निलंबन की दो, ठीक है। अब तो भाई कणों का आकार भी हो गया, प्रावस्था भी हो गया, अब तो नेक्स्ट बच्चों हम लिखेंगे प्रकृति, नेचर, है ना, प्रकृति बताओ, नेचर बताओ, ठीक है। अब बच्चों नमक का जलीय विलयन, उसी से हम सारे आंसर देंगे। तो नमक का जलीय विलयन, मैंने कहा नमक और पानी मिलके एक हो गया, हमें तो पी लिया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। तो हम कहेंगे दोनों मिलके एक हो गए, यानी समांगी। आपको थ्रू आउट क्या दिखेगा, लिक्विड दिखेगा। नमक में पानी में कितना ही क्या करो, नमक घोल दो, शक्कर घोल दो, रहेगा तो वो द्रव, और गायब होता जाएगा, आपको नहीं दिखेगा, है ना, आपको सिर्फ द्रव दिखेगा। तो होमोजीनियस, समांगी प्रकृति का विलयन, तो हम कहेंगे भाई नमक का जो जलीय विलयन है उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो समांगी प्रकृति, और इंग्लिश में लिखना है बच्चों तो आप लिखेंगे होमोजीनियस, ठीक है। टर्म्स जो है बच्चों आपको थोड़ा इंग्लिश में याद करनी चाहिए, अच्छा रहेगा आगे आपके लिए, ठीक है। अब मिक्स तो हो ही नहीं रहा, हमने खुद नहीं लिख दिया, दो अवस्थाएं होती, कितना भी कर लो, है ना भाई, पानी या मैं आपको कहूँ बिल्कुल गाढ़ा दूध है, मलाई वाला दूध है ना, उसको तुम गर्म करो, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन उसको मलाई को मिक्स करो, और है ना तुम ऐसा कर सकते हो कि बिल्कुल पानी जैसा हो जाए एकदम, तो तुम कहोगे नहीं, अगर वो ऑयली पार्ट अगर उसके अंदर है तो रहेगा, मैं अलग कैसे करूँ, दूध फट जाए तो एक अलग चीज़ है ना, दूध फट जाता है, नमक का जलीय विलयन फटेगा क्या, तो आप कहोगे नहीं, वो तो एक ही है, समांगी है, और यहाँ दो अवस्थाएं हैं, तो वैसे भी जहाँ दो प्रवस्थाएं हैं वहाँ प्रकृति ही विषमांगी होती है, ठीक है। विषमांगी मतलब मिक्स जरूर है, दो चीज़ें मिक्स जरूर है, लेकिन ऐसे ही वो बिल्कुल मिक्स होके एक नहीं हुई है, दो अलग अलग अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, ठीक है। तो विषमांगी, और आप लिख सकते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है, तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और ये तो उसी प्रकार जल में धूल के कण वो भी कभी मिक्स तो नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते तो उनकी प्रकृति तो हम कहेंगे हेट्रोजीनियस, विषमांगी। तो तीन डिफरेंस क्लियर हो गए, है ना, कणों का आकार, प्रावस्था और प्रकृति। नेक्स्ट है बच्चों दृश्यता, विजिबिलिटी, मतलब आपको दिखाई कैसा देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं दृश्यता, ठीक है, दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी। अब वापस इमेजिन करो नमक का जलीय विलयन, शुगर सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। शक्कर भी आपको लगा नहीं थोड़ा मैला दिखता है, तो शक्कर के अंदर जो गंदगी होती है उस वजह से, बाकी शुगर एकदम व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम कहेंगे कि भाई नमक का जलीय विलयन तो बिल्कुल हमें आर पार दिखता है, तो आर पार दिखता है तो हम कहेंगे पारदर्शी, ठीक है बच्चों, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब तुम कहोगे अगर मैं इतनी शक्कर घोल दूं बिल्कुल चाशनी बन जाए, कहाँ दिखेगा, वो सही तब नहीं दिखेगा, लेकिन जब चाशनी बना दी तो शहद जैसा हो गया, बिल्कुल जो चाशनी है, जो गाढ़ा विलयन है, फिर वो वास्तविक नहीं, फिर वो जंतु झिल्ली से नहीं गुजरेगा, फिर वो क्या है, फिर वो कॉलॉइडी विलयन है। तब तुम देखोगे कि हाँ भाई गोंद है, शहद है, चाशनी है, आर पार नहीं दिखता, और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं दिखता,
है ना। शहद के अंदर देखते तो यूं नहीं है कि भी सब कुछ एकदम से विजिबल है बिल्कुल पानी की जैसा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिख ही नहीं रहा, तो बीच की स्थिति है। तो ऐसे विलयन को कहते हैं पारभासी। आपको आभास हुआ कि पारदर्शी है, लेकिन एक्चुअली क्या है, पारभासी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया पारदर्शी, वो हो गया पारभासी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट। और कीचड़ तो पानी अलग थोड़ा दिख रहा है आपको, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल क्या हो गया, अपारदर्शी, ओपैक। ठीक है, तो बच्चों अपारदर्शी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 4 डिफरेंसेस आपके क्लियर है, वास्तविक विलयन, कॉलॉइडी विलयन और निलंबन। तो हम कहेंगे ओके। अब बच्चों अधिशोषण क्षमता, एडसॉर्प्शन पावर। अब ये थोड़ा क्या नया लगता है कि ये क्या चीज है, अधिशोषण क्षमता। तो एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, अधिशोषण क्षमता, एडसॉर्प्शन कैपेसिटी। अब बच्चों देखो, कॉलॉइडी कण जो होते हैं, आपने कहा कि भाई 1 नैनोमीटर से भी छोटा कण है तो वास्तविक विलयन, लेकिन 1 नैनोमीटर वाले मान लो 25, 50, 100 कण मिल गए, है ना, तो कॉलॉइडी कण जो है वो कणों के मिलने से बनते हैं। तो मिलने से बनते हैं तो उनकी सतह बड़ी हो जाती है, और सतह बड़ी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप आगे पढ़ेंगे कि भाई कॉलॉइडी विलयन की प्रकृति होती है, कॉलॉइडी विलयन नहीं, कॉलॉइडी कण जो कि कणों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो उनकी नेचर होती है कि वो दूसरी चीज़ों को अपनी सतह पे क्या करे, आकर्षित करे, और अगर आ गई तो उसको रख ले। जैसे साबुन का झाग है ना, आगे हम पढ़ेंगे क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की निक्षालन क्रिया। साबुन कपड़े कैसे धुलते हैं, साफ कैसे हो जाते हैं, कपड़े धुलते तो हमें पता ही, साफ कैसे हो जाते हैं। तो देखो, साबुन पहले झाग बनाएगा, साबुन और सरफ और झाग बिना तो कपड़े साफ होंगे नहीं, झाग बनाना पहला प्रोसेस है। ठीक है, झाग क्या करता है, जो भी कपड़े में धूल मिट्टी लगा हुआ है उसको खींचता है और अपनी सतह पे पकड़ लेता है। तो झाग जो है बच्चों, साबुन का जलीय विलयन तो हमने पढ़ा था क्रिस्टलॉइड है, लेकिन जब झाग बन जाए तो झाग अपने आप में क्या है, कॉलॉइडी विलयन। क्योंकि झाग क्या है, पानी है, बीच बीच में हवा भरी है, तभी तो बबल्स है। बबल्स क्या होते हैं, तुमने छोटे बच्चों के खिलौने देखे होंगे ना, बबल्स साबुन का घोल होता है, फिर हम फूंक मारते हैं, फूंक मारते तो बीच में हवा भरती है और पानी होता है। तो पानी हवा 2 चीज़ें हो गई, तो 2 प्रावस्था है, विषमांगी, तो हम कहेंगे नहीं कॉलॉइड है, फिर दिख भी तो रहा है आपको 2 चीज़ें, है ना, तो हम कहेंगे कि हाँ फिर तो वो क्या है, कॉलॉइडी विलयन। तो कॉलॉइडी कणों की नेचर होती है कि दूसरे कणों को अपनी सतह पे खींचते हैं, आकर्षित करते हैं और पकड़ लेते हैं। यानी अधिशोषण क्षमता किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगी भाई अधिशोषण क्षमता कॉलॉइडी विलयन की सबसे ज्यादा होगी। अब वास्तविक विलयन तो इनमें किसी प्रकार का कोई अधिशोषण का गुण नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे वास्तविक विलयन अधिशोषण क्षमता कम मान लो या नेग्लिजिबल मान लो। ठीक है, इसमें नहीं होती, उधर भी नहीं होती, सिर्फ किसमें होती है, तो हम कहेंगे कॉलॉइडी कणों में होती है। तो कॉलॉइडी कण जो है उच्च अधिशोषण क्षमता दर्शाते हैं। ठीक है, हाई एडसॉर्प्शन पावर, उच्च अधिशोषण क्षमता। और निलंबन तो इसमें भी हम कह देंगे नहीं होती भाई, कम या नगण्य। ठीक है, अभी कितने अंतर हो गए, 4-5 तो हो ही गए, 10 एक लिखने थे हमें, तो हम कहेंगे हाँ 3, 4 और 5 हो गए। ठीक है, नेग्लिजिबल, हाई और नेग्लिजिबल। ठीक है, तो 5 डिफरेंसेस तो समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, देखो और कितने लिखते हैं हम। ठीक है, अब वापस देखो, टेबल हमारा वही चलेगा। यहाँ हमने क्या लिखा था, तो यहाँ हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, गुण लिखे थे। फिर पहला क्या था, तो आपको तो बच्चों टेबल कंटिन्यू ही करनी है ना, वास्तविक विलयन, कॉलॉइडी विलयन और निलंबन, सस्पेंशन। ठीक है, अब बच्चों हमने पढ़ लिया भाई कणों का आकार, तो हमने कहा ठीक है, कणों के आकार के हिसाब से हमने बता दिया 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 से 1000 और 1000 से बड़ा। ठीक है ना। और फिर हमने कहा अवस्थाएं, तो वास्तविक विलयन इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि हमें एक ही अवस्था दिखती है, प्रकृति समांगी। कॉलॉइड में मिक्स तो होते हैं
लेकिन अपनी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। मतलब अवस्थाएं दो होती है, प्रावस्थाएं दो होती है, प्रकृति विषमांगी और जल में धूल के कण विषमांगी, और ये सब तो क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों कॉलॉइडी कणों की दो विशेषताएं हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, और बच्चों अगर मैं आपसे कहूं ब्राउनियन गति, ठीक है, अब ये क्या होता है टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, तो बच्चों इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हल्का सा आइडिया दे देती हूँ भाई, ना सुबह सुबह जब हम डस्टिंग करते हैं, है ना, यूँ झटके करते हैं, देखा होगा घर में मम्मी को, या हम खुद भी कर लेते हैं बहुत बार, तो क्या होता है कि हवा में आपको छोटे छोटे धूल के कण तैरते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब हवा धूल अलग नहीं कर सकते, तुम छलनी ले लो तो यूँ नहीं है कि तुम्हें दिखेगा कि हाँ ऐसा कुछ है कि भाई धूल अलग हुई हवा अलग, वो लगातार मिक्स्ड है। तुम्हें दो चीज़ें दिख रही, तो वो कॉलॉइडी अवस्था में वो इतने छोटे कि वो तैरते ही रहेंगे, बैठेंगे ही नहीं, है ना, तो वो बैठते ही नहीं है, मतलब वो तैर रहे लगातार। तो बच्चों वो प्रभाव जो है, वो कणों की जो गति है ना, वायु में कॉलॉइडी कणों की जो गति आपको दिख रही है, धूल के कणों की गति, वो टिंडल प्रभाव है, और जो गति है वो ब्राउनियन गति है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये चीज़ तो हमें कॉलॉइड में देखने को मिलेगी, है ना। पानी में नमक के कण तो इतने छोटे हो जाते कि इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं सिनेमा हॉल में जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा होता है, और हम टॉर्च से या मोबाइल की लाइट से अपनी सीट को सर्च कर रहे होते, तब भी आपको दिखता है कि भाई जो लाइट है ना उसका पथ आपको दिख रहा है, और वो आपको धूल के कण दिख रहे, है ना। तो वो धूल के कण आपको क्या दिखा रहे, प्रकाश का पथ दिखा रहे। ठीक है, तो इस घटना, ये जो इफेक्ट्स है, ये टिंडल इफेक्ट है, गति जो है वो ब्राउनियन गति है, ये सब कॉलॉइड्स की नेचर है। तो यहाँ सिर्फ आपको ये लिखाना है कि भाई वास्तविक विलयन हो तो इस तरह का, ना तो कोई टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, है ना ही कोई ब्राउनियन गति। आगे डिटेल में पढ़ना है बच्चों, इसलिए हम सिर्फ अभी यहाँ पे इसको इतना सा ही लिखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन डजंट शो टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन गति, कोई भी तरह का इस तरह का इफेक्ट नहीं दिखा। कॉलॉइड, तो कॉलॉइड का तो नेचर है कि वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, कॉलॉइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है ना। कॉलॉइडी विलयन क्या करता है, ब्राउनियन गति दर्शाता है। कॉलॉइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और यहाँ तो हम कहेंगे नहीं, जल में धूल के कण इस तरह की कोई घटना नहीं दर्शाते, लिख दो डजंट शो। ठीक है, तो दो डिफरेंस और क्लियर हुए, है ना। तो पीछे कितने 5 पढ़ लिए थे हमने, 3 2 5 और 2 हो गए 7। ठीक है, अब बच्चों हमने ना ऐसे ही देखा विजिबिलिटी, दृश्यता, क्या हमने माइक्रोस्कोप से देखा? अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या कोई अलग अलग नजर आएंगे क्या? तो हम लिख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। अब देख लो, तो बच्चों अगर मैं तुम्हें कहूं कि पानी में नमक घोल के और तुम क्या करो, सूक्ष्मदर्शी से देख लो, तो तुम ऐसा थोड़ा ना है कि नमक दिखेगा, है ना। तो हम कहेंगे नहीं, आप कणों को नहीं देख सकते। ऐसे नहीं है कि नमक के कण आपको पानी में दिख जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे माइक्रोस्कोप से देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कणों को नहीं देखा जा सकता। ठीक है भाई, तो कणों को नहीं देखा जा सकता। अब पानी में अगर आपने गोंद को घोल दिया, प्रोटीन विलयन बना दिया, है ना, तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल सब दिख जाएगा। ठीक है भाई, ये लाइट आ रही है, प्रकाश क्या है, तो हम कहेंगे भाई प्रकाश तो तरंग ही है ना, एक तरह से वेव है ना। अब ये लाइट आ रही है और ये कॉलॉइडी कण है, अब ये बराबरी के है ना। बराबरी मतलब कि देखो तरंग दैर्घ्य समझते हो ना, जैसे ये तरंग है तो ये दो श्रृंगों के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो बच्चों ये जो दूरी है ये है ना, और ये कॉलॉइडी कण का आकार ये लगभग बराबर है। तो ये क्या करेगा, जो लाइट आएगी ना इसमें से निकलेगी ना, इसको फैला देगा यूं, है ना। इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको भी आगे समझाऊंगी। तो फिलहाल जो मैं कहना चाह रही हूं कि भाई कणों का आकार है ना, उनका जो ऑर्डर है और प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो एक कोटि के है। ठीक है, मतलब जैसे अपन बोले ना कि कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे हम मान लो गए, हम चल रहे हैं सीधे सीधे, है ना। अब हम चल रहे हैं और है ना हमारे सामने ना एक छोटी सी बिल्कुल मक्खी आ गई या मच्छर आ गया, तो वो आएगी और क्या टकरा के निकल जाएगी, क्या फ़र्क पड़ा, हम तो चल रहे,
कहीं से भी टकरा गया और आर पार निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम चल रहे हैं और हमारी बराबरी का सामने कोई व्यक्ति मिल गया, ठीक है, मतलब हाइट पर्सनैलिटी हमारी जितनी है सेम ऑर्डर की है भाई, हम 50 किलो के तो 50 के, हम 60 के तो 60 के, लगभग बराबर मान लो, एग्जैक्ट भी नहीं। अब हम चल रहे हैं, बीच में आ गया तो धम बचीड़ दो नहीं, है ना। तो वो क्या हो गया, हम डिसाइड नहीं करते कि वो गिरेगा या हम गिरेंगे या क्या होगा, है ना, फैलना, स्कैटरिंग हो जाती है। तो इनमें क्या लड़ाई यही है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, है ना, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और कणों का आकार लगभग रेंज बराबर तो फैला देते हैं, और फैलाने को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ ये लिखना है कि जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम क्या देखोगे, लाइट फैल गई, कण तो ऐसे भी नहीं दिखेंगे लेकिन कुछ अलग जरूर दिखेगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है बच्चों, बहुत बार सुनने को मिलेगा आगे ये टर्म स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हालांकि इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। ठीक है, और निलंबन तो हम कहेंगे माइक्रोस्कोप से क्यों देखे, जब तो हमें ऐसे ही दिख रहा है। जल में धूल के कण के लिए माइक्रोस्कोप क्यों लगाऊं, वो तो हमें ऐसे ही दिख रहे हैं। तो बच्चों कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, है ना, इनको नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है, हमें माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेकेड आइज विदाउट माइक्रोस्कोप, है ना, से देखा जा सकता है। ओके भाई, ठीक है, यहां तक भी कोई समस्या नहीं। कॉलॉइडी पार्टिकल को देखना है तो मुश्किल है, लाइट फैल जाएगी, यहाँ तो आप पॉसिबल ही नहीं है, और वहां बिना माइक्रोस्कोप से भी बच्चों आप देख सकते हैं। अब बच्चों आता है विसरण, मतलब मूवमेंट, चलेगा कौन सा विलयन। तो बच्चों आपको पता है ना, कॉलॉइडी विलयन तो गाढ़ा है ना, तो गाढ़ा है तो उसका विसरण होगा धीमे। वास्तविक विलयन तो उसका विसरण डिफ्यूजन वो होगा फास्ट। ठीक है, बहना मान लो, तो पानी में नमक है तो क्या फर्क पड़ रहा है, भारी तोड़ दो, नमक की वजह से तो फ्लो कर जाएगा, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैलना, तो हमें फैल जाएगा। ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसका विसरण जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो मध्यम। और जल में मिट्टी है तो आपको बह जाएगी, और तो मिट्टी बह तो जाएगी, वो कीचड़ है तो हम कहेंगे तो बिल्कुल धीरे चलेगा ना, फ्लो धीरे करेगा, तो विसरण जो है वो बहुत ही धीमा होता है। ठीक है, तो फास्ट, स्लो, और वहां लिख दो आप वेरी स्लो, अत्यंत धीमा। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, मध्यम की जगह आप लिख दो धीमा और अत्यंत धीमा, फास्ट, स्लो और वेरी स्लो। ठीक है, अब बच्चों गुरुत्व का प्रभाव, तो हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का प्रभाव। तो कभी आपने ऐसे देखा है क्या कि जल में नमक के कण बैठ गए हो, पानी में नमक बैठ जाता है, तो हम कहेंगे नहीं, नमक तो घुल जाता है, नमक का बैठता है ना। तो नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं होता, कण नहीं बैठते हैं भाई। अब कॉलॉइड, तो बच्चों शहद कितना भी गाढ़ा हो, गोंद का विलयन कितना भी गाढ़ा हो, ऐसे नहीं होगा कि ना उसका ठोस भाग नीचे बैठ गया और पानी ऊपर रह गया, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। या दूध अपने में फैट को अलग कर दे और पानी अलग हो जाए, वो फट गया तो उसकी कॉलॉइडी अवस्था नष्ट हो गई। हम कॉलॉइड की बात कर रहे हैं, जब वो कॉलॉइडी अवस्था में, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं होता है, कणों पे नहीं होता है कि ऐसे नहीं कि कण जो है वो बैठ जाए, बल्कि यहाँ तो होता है कण लगातार गति करते रहते हैं, तो हम कहेंगे नहीं भाई, यहाँ पे भी नहीं। अब जल में धूल के कण, कचरा है, मिट्टी है, तो हम कहेंगे वो तो बैठ जाएगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, कण गुरुत्व के प्रभाव में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो कण गुरुत्व के प्रभाव में पैंधे में बैठ जाते, लिख दूं ना, बिल्कुल सेटल डाउन हो जाते, पैंधे में बैठ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का प्रभाव, है ना। वास्तविक पे अलग, कॉलॉइडी पे अलग, और इस पे अलग, क्या बोलते हैं इसको, निलंबन पे अलग। अब तो बच्चों अब सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, फिल्टर, है ना। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं उसको भी, पृथक्करण, फिल्टरेशन। बुक में फिल्टर नहीं लिख दिया तो
थोड़ा वर्ड गलत हो गया, या तो फिल्ट्रेशन लिख दो या पृथक्करण लिख दो, ठीक है। तो नेक्स्ट गुण पढ़ रहे थे, अब तो बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ वास्तविक, कोलॉइडी और निलंबन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों फिल्टरेशन, पृथक्करण। भैया कैसे लिखते हैं, वही सही था क्या, सेपरेशन, ठीक है बच्चों। अभी थोड़ा मेरे को इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता कैसे लिखते हैं, फिल्टरेशन, सेपरेशन, ठीक है। अब बच्चों फिल्ट्रेशन भी क्या है कि आपको अलग अलग तरीके से बताना है, मतलब एक बार आपको बताना है कि तुम फिल्टर करो फिल्टर पत्र से, ठीक है, और दूसरी बार सेपरेट करके दिखाओ लेकिन जंतु झिल्ली द्वारा, एनिमल मेम्ब्रेन से। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, मैं फिल्ट्रेशन पूछ रही हूँ, पृथक करने की बात कर रही हूँ, किस किस को, तो भाई एक बार तो आपके पास है वास्तविक विलयन, दूसरी बार आपके पास है कोलॉइडी विलयन, और थर्ड टाइम आपके पास है बच्चों निलंबन, सस्पेंशन, ओके, ताकि गलती नहीं करोगे एक बार, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको कह रही हूँ कि भाई नमक का जलीय विलयन है, ठीक है। तुमने क्या देखा था कि नमक का जलीय विलयन मैंने फिल्टर पेपर में से निकाला था, फिल्टर पेपर का मैंने जंतु झिल्ली में से निकाला था, तो ये तो नीचे आ गया, नमक पानी दोनों नीचे आ गए। तो मैं जंतु झिल्ली की जगह फिल्टर पत्र ले लूँ तो जो जंतु झिल्ली में पार होके आ गया, फिल्टर पत्र में क्या है, तो फिल्टर पत्र के कण जो पोर साइज, रंध्रों का आकार तो और बड़ा होता है। तो हम कहेंगे भाई नमक और पानी को तुम अलग नहीं कर सकते, है ना। ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे थोड़ा चकरा जाते कि है क्या, है ना। बच्चे लिखते भाई जंतु झिल्ली से गुजर जाते, तो मैं वो थोड़ा पूछ रही हूँ जंतु झिल्ली से गुजरा कि नहीं गुजरा, मैं पूछ रही हूँ सेपरेशन, अलग करो। तुम नमक और पानी को अलग कर दो, चलो फिल्टर पेपर में से पास कर दो, तो तुम कहोगे फिल्टर पेपर तो बहुत बेकार चीज़ है, हमने तो जंतु झिल्ली में से भी करके देखा, नमक और पानी को हम अलग नहीं कर पाए। तो पृथक्करण संभव नहीं हुआ ना, क्योंकि वो जंतु झिल्ली में से पास हो गया, नमक और जल का विलयन फिल्टर पत्र में से पास हो गया, तो अलग तो नहीं हुआ ना। तो हम कहेंगे नहीं, अलग नहीं हुआ। तो वास्तविक विलयन का पृथक्करण फिल्टर पत्र से, तो तुम कहोगे नहीं, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जंतु झिल्ली से, तब भी तुम कहोगे नहीं, संभव नहीं है, ठीक है। अब कोलॉइडी विलयन, तो कोलॉइडी विलयन में भी तुम देखोगे कि जंतु झिल्ली में से तो गोंद का पूरा सॉल्यूशन है ना, सॉरी फिल्टर पत्र में से गोंद का पूरा विलयन जो है वो पार निकल जाएगा। फिल्टर पत्र के गणों का आकार, रंध्रों का आकार बड़ा होता है, तो फिल्टर पत्र से मैं गोंद और पानी को अलग नहीं कर पाऊंगी, तो नहीं कर सकती ना अलग, तो संभव नहीं। लेकिन जंतु झिल्ली में हमने क्या देखा था कि भाई जंतु झिल्ली में गोंद का जलीय विलयन पार नहीं हुआ, मतलब बच्चों गोंद तो ऊपर रहेगी, पानी को निकलने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, पानी तुम्हें पता है दीवारों में से ही निकल जाता है, तो गोंद ऊपर रह गई थी, पानी नीचे आ गया था, है ना। आपने कहा था विलयन, ये जो विलयन है जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाते, तो जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाता मतलब गोंद ऊपर रह गया, पानी तो आ जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गोंद अलग, पानी अलग, तो हम कहेंगे अलग हो गया, पृथक्करण कर दिया जंतु झिल्ली से, तो हम कहेंगे फिल्टर पत्र से और जंतु झिल्ली से। तो यहाँ संभव है कोलॉइडी विलयन को जंतु झिल्ली से अलग करना संभव है, उसकी प्रावस्था या उसका विलय और विलायक अलग कर सकते। अब जल में धूल के कण, फिल्टर पेपर से ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ज़्यादा दिमाग लगा नहीं, फिल्टर पेपर से पार पार हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं, मतलब छलनी ले लो तो मिट्टी ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा। तो हम कहेंगे भाई हाँ, हम यहाँ आराम से दोनों को अलग कर सकते हैं। तो जो चीज़ फिल्टर पत्र से संभव है वो एनिमल मेम्ब्रेन से तो और बढ़िया, और अच्छे से संभव हो जाएगी, है ना। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। भाई घर में जो पानी की सप्लाई होती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा छान के भरते हैं ना, धूल मिट्टी वगैरह निकल जाते, और बारीक ले लो और बारीक ले लो, तो क्या होगा, बढ़िया अच्छे से छान पाएंगे उसको, है ना। तो छोटे छोटे कण होते हैं, अब जाली के आकार पर निर्भर करता है, तो आराम से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए हमारे डिफरेंसेस किस किस के बीच में। तो हम कहेंगे भाई हमने पढ़ा था विलयन, है ना, कोलॉइडी विलयन, सॉरी विलयन के प्रकार, कणों के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार क्या था, तो हम कहेंगे वास्तविक विलयन, कोलॉइडी विलयन और निलंबन।
और इनके बीच में अंतर। ठीक है, तो इनके बीच में हमने बहुत सारे अंतर पढ़ लिए। एग्जाम में आए तो तुम बच्चों आराम से लिख सकते हो, चाहे वो आकार हो, प्रावस्था हो, प्रकृति हो, दृश्यता हो, अधिशोषण क्षमता हो, है ना, या टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, माइक्रोस्कोप से विजिबिलिटी, विसरण गुरुत्व का प्रभाव, और लास्ट क्या देखा था हमने, पृथक्करण, सेपरेशन। तो आई थिंक तुम कर लोगे। तुम्हें थॉमस ग्रैहम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, गलती अच्छे से समझ में आ गई, कणों के आकार के आधार पे हमने विलियन को कैसे बांटा वो भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। इसके आगे कॉलॉइड अभी बहुत बड़ा है ना, काफ़ी टाइम लगेगा, 5-6 क्लासेस तक जाएगा कॉलॉइड, फिर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही लेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेंगे, है ना, ताकि वो भी पढ़ लेंगे बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय टू ऑनलाइन स्टडी।